ये कहानी एक बिरसापुर की मछुआरे की है, जो कि वो मछली पकड़ने जाता है समुद्र में। समुद्र किनारे से पत्थर नजर आता। चलिए आगे पूरी कहानी देखते हैं। लगता है कि बहुत कीमती भी होगा। अगर मैं इस पत्थर को किसी जौहरी के पास जाकर बेच दूं, तो इसकी अच्छी कीमत मिलेगी और रोज रोज ये मछली पकड़ने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा विचार करके बिरजू मछुआरा वो पत्थर उठाने के लिए आगे आता है। तभी वहाँ एक बड़ा समुद्री पक्षी आता है और अपनी बड़ी चोंच में वो पत्थर उठाकर उड़ जाता है। बिरजू भी उसके पीछे भागने लगता है। अरे अरे पंछी, कहाँ ले जा रहे हो मेरा पत्थर? अरे छोड़ दो उसे। समुद्री पक्षी उड़ते हुए एक गरीब आदमी सीताराम के घर के आंगन में आता है और वहाँ वो पत्थर छोड़कर जाता है। कुछ देर के बाद जब सीताराम आंगन में आता है, तब उस पत्थर को देखता है। अरे कितना सुंदर और कीमती पत्थर है ये यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं इतना कीमती पत्थर किसका होगा। सीताराम उस पत्थर को ध्यान से देखने लगता है। तभी वहाँ एक साधु आते हैं। प्रणाम साधु बाबा। क्या देख रहे हो पुत्र? बाबा ये पत्थर, पता नहीं ये पत्थर यहाँ कैसे आ गया। कितना सुंदर और कितना कीमती पत्थर है। समझ नहीं आ रहा है कि किसका होगा। पुत्र, ये पत्थर एक रहस्यमयी मणि है। जब तुम इस पत्थर को ध्यान से देखोगे, तब तुम्हें इस पत्थर में तुम्हारा भविष्य दिखाई देगा। क्या? एक रहस्यमयी मणि? हाँ पुत्र, अब इसे ध्यान से देखो। ये मणि तुम्हें भविष्य दर्शन कराएगा। सीताराम उस मणि को ध्यान से देखने लगता है। कुछ देर के बाद उस मणि से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगती हैं और उनके किरणों के साथ ही सीताराम को अपना भविष्य दिखने लगता है। बाबा ये क्या दिख रहा है कि मैं राज सिंहासन पर बैठा हूँ? यदि इस मणि ने तुम्हें ऐसा भविष्य दिखाया है, तो वो सत्य ही होगा पुत्र। परंतु बाबा, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? मैं तो एक गरीब मनुष्य हूँ। जो भी काम मिलता है वो करके अपना पेट पालता हूँ। मुझ में राजा बनने के गुण कहाँ हैं? पुत्र, ये मणि कभी भी गलत या असत्य भविष्य नहीं दिखाता। यदि इस मणि ने तुम्हें राज सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया है, तो वही तुम्हारी नियति है। तुम इस मणि को सुरक्षित स्थान पर रख दो। मैं चलता हूँ। शुभ भवन्तु। ऐसा कहकर साधु चले जाते हैं। कुछ देर बाद सीतारमन फिर से उस मणि को ध्यान से देखता है। मणि उसे फिर से वही भविष्य दिखाता है जो उसने कुछ समय पहले ही देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मणि बार बार यही दिखा रहा है कि मैं राज सिंहासन पर बैठा हूँ, परंतु मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? नहीं, मुझ में राजा बनने की योग्यता नहीं है। मुझे इस रहस्यमयी मणि को अपने पास रखना उचित नहीं लग रहा है। मैं इसे महाराज श्रीकांत को दे देता हूँ। उन्हें इस मणि की अधिक आवश्यकता है। महाराज मणि में भविष्य देखकर राज्य पर आने वाली विपत्तियों का निवारण पहले ही कर सकेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। कल ही महाराज के पास जाता हूँ। उधर वन में एक जादूगरनी अपनी गुफा में बैठकर अपने प्यारे तोते से बात कर रही थी। मेरे प्यारे तोते, मेरा एक रहस्यमयी दिव्य मणि कहीं गुम हो गया है। तुम जाओ और उसे ढूंढ कर मुझे बताओ कि किस दुष्ट के पास वो मणि है। मुझे उस मणि की बहुत आवश्यकता है। उस मणि के माध्यम से मैं इस विश्व पर राज करूंगी। वो समुद्री पक्षी मेरा मणि लेकर कहीं भाग गया है। तुम मेरे मणि का पता मुझे बताओ। अवश्य मालकिन। जादूगरनी का तोता मणि को ढूंढते हुए उड़ने लगता है। समुद्री पक्षी मणि लेकर भागा है। ये सुनकर तोता समुद्र तट पर आकर मणि ढूंढने लगता है। तभी वहाँ उसे बिरजू कुछ ढूंढते हुए दिखाई देता है। बिरजू को देखकर तोता उससे कहता है, हे मछुआरे, क्या तुमने यहाँ कहीं कोई मणि देखा है? अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? एक बोलने वाला तोता?
हाँ, मैं बोल सकता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ किसी चमकने वाली मणि को देखा है? चमकने वाली मणि? हाँ, मैंने कल एक चमकने वाला पत्थर तो देखा था। मैं उसी पत्थर को ढूंढ रहा हूँ। वो पत्थर नहीं है मूर्ख, मेरी मालकिन की रहस्यमयी मणि है। रहस्यमयी मणि? हाँ, तुमने यदि वो देखा है तो बता दो। हाँ, मैंने कल देखा था, परंतु मैं उसे उठाऊं उससे पहले यहाँ एक समुद्री पंछी आया और उसे उड़ाकर ले गया। कहाँ उड़ गया वो पंछी? वो तो मैं नहीं जानता, परंतु वो मणि यहीं कहीं तो नहीं पड़ा है। ये देखने के लिए ही मैं यहाँ आया था। तोता वहाँ से चला जाता है। इधर सीताराम उस मणि को हाथ में लेकर राजमहल जाने लगता है। तोता वहीं से उड़ रहा था। वो देख लेता है कि सीताराम के हाथ में कुछ है। वो सीताराम का पीछा करने लगता है। सीताराम राजमहल में आता है। महाराज की जय हो। महाराज, उस दिन मुझे एक रहस्यमयी मणि मिला है। एक साधु ने मुझे बताया कि ये मणि भविष्य बताता है। क्या? एक भविष्य बताने वाला मणि? हाँ महाराज, मुझे लगा कि इस मणि को आपके पास सुरक्षित रखना उचित है। इससे भविष्य में आने वाली विपत्तियों के विषय में आपको पहले से ही जानकारी प्राप्त हो सकती है। अच्छा, यदि ऐसा है तो ये मणि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। दिखाओ। सीताराम महाराज श्रीकांत को वो दिव्य मणि दिखाता है। महाराज उस मणि को ध्यान से देखने लगते हैं। बहुत देर हो जाती है, परंतु उस मणि से रोशनी नहीं आती और उसमें महाराज को भविष्य भी नहीं दिखता। ये क्या? इस मणि में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? मैंने स्वयं इसमें अपना भविष्य देखा है। अच्छा, क्या देखा था तुमने? महाराज, वो मैं आपको नहीं बता सकता। इसका अर्थ है कि तुम असत्य बोल रहे हो। यदि तुमने तुम्हारा भविष्य इसमें देखा है तो बता तो दो वो क्या था। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं, परंतु मैं आपको मेरा भविष्य नहीं बता सकता। मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है। तुमने मुझसे असत्य बोला है। राजसभा का समय व्यर्थ गवाया है, इसीलिए मैं तुम्हें दंडित करता हूँ। सैनिकों, बंदी बना लो इस असत्य बोलने वाले को और कारागार में डाल दो। महाराज के आदेश पर सीताराम को कारागार में डाल देते हैं। तोता यह सब देख लेता है और जादूगरनी के पास आता है। मालकिन, मुझे मणि के विषय में जानकारी प्राप्त हो गई है। अच्छा, बताओ मेरा वो रहस्यमय मणि कहाँ है? मालकिन, आपका वो मणि महाराज श्रीकांत के पास है। अभी अभी एक सीताराम नाम का व्यक्ति वो मणि महाराज को दे आया है। क्या? परंतु वो मणि उस व्यक्ति के पास कैसे पहुंचा? वो तो नहीं पता मालकिन, परंतु समुद्र पर एक मछुआरा भी उस मणि को ढूंढ रहा था। इसका अर्थ है उस पक्षी ने उस मणि को समुद्र पर छोड़ा होगा और फिर वो मणि उस सीताराम के पास पहुंचा होगा। कोई बात नहीं, मैं अब भी उस महाराज के मेरा मणि वापस ले लूंगी। उधर राजमहल में महाराज श्रीकांत उस मणि को बार बार देख रहे थे, परंतु उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा था। उस व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया है। एक सामान्य पत्थर देकर कोई दिव्य और रहस्यमय मणि है, ऐसा कह रहा था। सैनिक, इस मणि को राजमहल से बाहर फेंक दो। महाराज का सैनिक उस मणि को महल से बाहर फेंक देता है। जादूगरनी महाराज श्रीकांत के पास आती है। महाराज, मेरा एक दिव्य मणि आपके पास है, ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। जादूगरनी, मेरे पास तुम्हारी मणि नहीं है। महाराज, आप असत्य कह रहे हैं। मेरे नौकर तोते ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति ने आपको वो मणि दिया है। यह सत्य है कि मुझे उस सीताराम ने मणि दिया था, परंतु वो मणि एक सामान्य पत्थर था।
वो कोई सामान्य पत्थर नहीं था महाराज, वो एक भविष्य बताने वाला मणि था। मुझे उस मणि को अपने माथे पर स्थापित करना था। मुझे शीघ्र वो मणि दे दो। इधर जब तक महाराज और जादूगरनी बात कर रहे थे, तब तक वही समुद्री पक्षी आकर महल से बाहर पड़े उस रहस्यमय मणि को उठाकर उस कारागार के खिड़की से कारागार के अंदर फेंक देता है, जहाँ सीताराम बंदी बना था। अरे ये क्या? ये मणि तो फिर से मेरे पास आ गया। राजसभा में मेरे पास वो मणि नहीं है, मैंने उस मणि को फेंक दिया है। क्या? मेरे मणि को आपने फेंक दिया? उस मणि ने मुझे भविष्य नहीं बताया, इसीलिए मुझे लगा कि वो कोई मणि नहीं, पत्थर है। आपने ये उचित नहीं किया महाराज। अब आपके इस अपराध का दंड भोगिए। जादूगरनी क्रोध से भर जाती है और महाराज पर जादू कर देती है। वो महाराज को एक कौवा बना देती है। जादूगरनी, तुमने उचित नहीं किया है, मुझे फिर से अपने वास्तव रूप में ले आओ। नहीं, मुझे केवल मेरा मणि चाहिए और तुमने मेरे मणि को फेंक दिया। अब तुम इसी शरीर में रहोगे। कौवा उड़ जाता है। जादूगरनी पागलों की तरह वो पत्थर ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वो मणि कहीं नहीं मिलता। जादूगरनी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और महाराज श्रीकांत के राज सिंहासन पर बैठ जाती है। वो अपने नौकर तोते के माध्यम से प्रजा पर बहुत अत्याचार करने लगती है। ये सब सीताराम को पता चलता है। वो फिर एक बार उस मणि में भविष्य देखता है और उसे वही दिखता है कि वो राजा बन गया है। साधु बाबा ने कहा था कि ये मणि जो भविष्य दिखा रहा है वही मेरी नियति है। कदाचित ये मणि जो दिखा रहा है, अब उसे सत्य करने का समय आ गया है। सीताराम एक सैनिक की सहायता से कारागार से मुक्त होता है। फिर सीताराम उस मणि को लेकर जादूगरनी के पास आता है और दुष्ट जादूगरनी, ये लो तुम्हारी मणि। इसी मणि के लिए तुम पूरी प्रजा को परेशान कर रही हो। हाँ, यही है मेरा वो दिव्य मणि। दे दो मुझे मेरा मणि। मेरे इस मणि को पाने का अधिकार किसी और को नहीं है। जादूगरनी मणि हाथ में लेती है और उसमें भविष्य देखने लगती है, परंतु जादूगरनी को भी महाराज की तरह कुछ नहीं दिखता है। जादूगरनी बार बार प्रयास करती है, परंतु उसे अपना भविष्य नहीं दिखता है। नहीं, ये वो मणि नहीं है। तुम मुझसे असत्य बोल रहे हो। इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये वही मणि है जादूगरनी। मुझे तो इसमें अपना भविष्य दिख रहा था। पता नहीं तुम्हें ही क्यों नहीं दिख रहा है। नहीं, यदि ये वही मणि होता तो इसमें मेरा भविष्य अवश्य दिखता। तभी वहाँ वही साधु आते हैं जो सीताराम को पहले मिले थे। तुम्हें इसमें अपना भविष्य कभी नहीं दिखेगा जादूगरनी। साधु बाबा, ऐसा क्या रहस्य है इस मणि का कि मुझे इसमें अपना भविष्य दिख रहा है परंतु बाकी सबको नहीं? पुत्र, तुमने अपना भविष्य जान लिया। तुम राजा बनकर सिंहासन पर बैठे हो। ये देखने के बाद भी तुमने इस मणि को अपने पास न रखते हुए महाराज को दे दिया। जब तुमने महाराज को मणि दिया तब उनके मन में स्वार्थ की भावना जागृत हो गई थी। उन्होंने प्रजा के विषय में ना सोचते हुए अपने व्यक्तिगत भविष्य के विषय में सोचा। जादूगरनी भी अपने स्वार्थ के लिए इस मणि का उपयोग करना चाहती थी, इसीलिए इस मणि ने उन दोनों को भी भविष्य नहीं दिखाया। इसका अर्थ है कि ये मणि इस जादूगरनी के लिए उपयोगी नहीं है? नहीं, ये मणि तुम्हारे पास ही सुरक्षित है। तभी वहाँ कौवा बने महाराज श्रीकांत आते हैं। जादूगरनी के माथे के बीचों बीच चोंच मारने लगते हैं। जादूगरनी घायल हो जाती है और भाग जाती है। फिर साधु बाबा, उस जादूगरनी ने मुझे कौवा बना दिया है। कृपया मुझे फिर से अपने वास्तव रूप में आने का मार्ग बताइए। नहीं महाराज, अब आप अपने वास्तव रूप में नहीं आ सकते।
आपके पूर्व जन्म में आपने एक भूखे कौवे को खाना नहीं दिया था, इसीलिए उसने आपको श्राप दिया था कि आप उसी के हाथों कौवा बनेंगे। वो जादूगरनी पूर्व जन्म में वही कौवा थी और आज उसने अपना श्राप पूर्ण किया है। तो साधु बाबा, क्या मैं सदा के लिए ऐसा ही रहूंगा? नहीं, जिस दिन आप किसी के श्राद्ध पिंड पर रखा भोजन ग्रहण करेंगे, आप अपने वास्तव रूप में आ जाएंगे। परंतु तब तक मेरे राज्य की भागदौड़ कौन संभालेगा? मेरे राज्य और प्रजा की समस्याओं का निवारण कौन करेगा? यही सीताराम, इसे इस मणि ने यही भविष्य दिखाया है कि ये राज सिंहासन पर बैठेगा। सीताराम राज सिंहासन पर बैठ जाता है। मणि के कारण उसे राज्य पर आने वाली हर विपत्ति के बारे में पहले ही पता चलता था, इसलिए वो पहले ही सभी समस्याओं का निवारण कर लेता था। प्रजा अपने नए राजा सीताराम से बहुत खुश होती है। एक दिन कौवा बने महाराज अपने वास्तव रूप में आते हैं और महाराज, आपकी अनुपस्थिति में मैंने राज्य की धुरा संभाली है। अब आप आ गए हैं तो आप राज्य का भार पुनः अपने हाथों में ले लीजिए। नहीं सीताराम, मैंने इस राज्य में घूमकर देखा है। पूरी प्रजा तुम्हारे राज्य काराभार से बहुत प्रसन्न है। तुमने मेरे पीछे राज्य को बहुत अच्छी तरह संभाला है। आज तक मैं भी इस राज्य को इस तरह से नहीं संभालता था। मैं चाहता हूँ कि राज्य को तुम्हारे जैसे ही राजा की आवश्यकता है। मैं अब वन में चला जाऊंगा और राजा तुम ही बने रहोगे। पूरी प्रजा ने तुम्हें अपना राजा प्रसन्नता पूर्वक मान्य किया है। सीताराम और प्रजा से विदा लेकर महाराज श्रीकांत वन में चले जाते हैं। सीताराम का भविष्य सत्य हो जाता है और वो राज्य के साथ साथ प्रजा के हृदय पर भी राज करने लगता है। शिरपुर राज्य में एक मूर्तिकार घनश्याम नदी पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक सुंदर और सजी धजी हुई लड़की आती है। उस लड़की को देखकर वाह, कितनी सुंदर कन्या है। इसका सौंदर्य देखकर लगता है कोई रास्ती स्त्री हो। घनश्याम उस कन्या की सुंदरता के विषय में विचार करते हुए अपने घर आता है। वो अपनी छिन्नी और हथौड़ी लेकर पत्थर से मूर्ति बनाने का कार्य आरंभ करता है। जब उसकी मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है, तब वो उसी कन्या की तरह होती है जिसे घनश्याम ने नदी पर देखा हुआ था। अरे, ये तो उसी कन्या की मूर्ति बन गई है जो उस दिन मैंने नदी पर देखी थी। लगता है कि उस कन्या की सुंदरता की छवि मेरे मन में ऐसी बैठ गई थी कि मेरी कल्पना में केवल वही थी, इसीलिए मेरे हाथों से उसकी इतनी सुंदर मूर्ति बन गई है। अब इस मूर्ति को आंगन में रख देता हूँ। इस मूर्ति का बहुत अच्छा मूल्य प्राप्त होगा मुझे। घनश्याम उस मूर्ति को अपने घर के आंगन में रख देता है। अगले दिन राजमहल में राजकुमारी लावण्या की एक दासी उस मूर्ति को देख लेती है और भागते हुए राजकुमारी लावण्या के पास आती है। राजकुमारी, राजकुमारी। राजकुमारी पलटकर दासी के पास देखती है। राजकुमारी वही सुंदर कन्या होती है जिसे घनश्याम ने नदी पर देखा था। क्या हुआ दासी, इतनी भागते हुए क्यों आ रही हो? राजकुमारी, हमारे राज्य के एक मूर्तिकार के घर के आंगन में मैंने आपकी मूर्ति देखी। क्या, मेरी मूर्ति? हाँ राजकुमारी, परंतु उस मूर्तिकार ने बिना मुझे देखे मेरी मूर्ति कैसे बनाई? चलो मैं स्वयं आकर देखती हूँ। राजकुमारी लावण्या दासी और कुछ सैनिकों के साथ घनश्याम के घर आती है। अपनी अनुमति के बिना किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है, ये सोचकर राजकुमारी लावण्या क्रोधित हो जाती है। मूर्तिकार, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरी अनुमति के बिना और मुझे बिना देखे मेरी मूर्ति बना ली। मैंने आपको उस नदी पर देखा था। आपके सौंदर्य की छवि मेरे मन में ऐसी बस गई थी कि मेरे हाथों अपने आप ये मूर्ति बन गई। मूर्तिकार, तुम जानते हो कि ये कौन है? नहीं, मैंने नहीं जानता।
मैंने तो ऐसे ही ये मूर्ति बना ली है। ये शिरपुर राज्य का राजकुमारी लावण्य है। तुमने राजकुमारी की अनुमति के बिना उनकी मूर्ति बनाकर उचित नहीं किया है। जब मैंने मूर्ति बनाई तब मुझे पता ही नहीं था कि ये इस राज्य की राजकुमारी हैं, तो फिर अपराध कैसा? देखो मूर्तिकार, वैसे तो मैं सबके साथ स्नेह से व्यवहार करती हूँ, परंतु तुमने ये अनुचित किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत क्रोधित हूँ। एक तो तुमने मेरी मूर्ति बनाई और उसे ऐसे अपने आंगन में रखा जिससे ये सबके दृष्टि में आ रही है। मेरी इस मूर्ति को देखकर पता नहीं प्रजा क्या विचार करेगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये मूर्ति कोई देखे। तुम इसे नष्ट कर दो। राजकुमारी, मैंने बहुत श्रम से ये मूर्ति बनाई है। जब मेरे हाथों से ये मूर्ति बन रही थी तब मुझे आपके विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए मेरा कोई अपराध नहीं है। मैंने इस मूर्ति को यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि इस मूर्ति का मुझे अधिक मूल्य मिल सकता है। इसे नष्ट करने का तो प्रश्न ही नहीं है। घनश्याम की ये बात सुनकर राजकुमारी लावण्या और भी ज्यादा क्रोधित होती है और उस मूर्ति को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। मूर्ति जमीन पर गिर जाती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। राजकुमारी